ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम अस्सलाम जेके में नाजरीन, अब दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। कुछ खबरें लेंगे और जम्मू कश्मीर की सियासत पे भी बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़, एक नई जमात उभर कर सामने आ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू कश्मीर दौरा जो दूसरा दौरा है, जब उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर का इनका यह दूसरा दौरा है। क्योंकि रवामा की 4 तारीख को उनका पहला दौरा, जब वो कांग्रेस से मुस्तफ़ी हुए, उसके बाद ही अब जम्मू कश्मीर का उनका दूसरा दौरा। और आज वो बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां वो पार्टी के नाम का ऐलान करेंगे, उसके साथ साथ ही उसके पार्टी का एजेंडा क्या कुछ होगा उसका भी वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। उसके साथ ही कई सीनियर लीडरान से उनकी मुलाकात भी होगी, मीटिंग भी होगी। जो उनके हिमायती याफ्ता लीडरान है उनके साथ उनकी मीटिंग होगी, जम्मू में अलग उनकी मीटिंग होगी। और कल 27 सितंबर को श्रीनगर का भी वो दौरा करेंगे, जहां पर भी वो सीनियर लीडरान के साथ जो उनके हिमायती हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होगी, मीटिंग होगी। आगे का लाहेअमल क्या कुछ होगा, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर माना जाता है कि अब असम्बली इंतखाबात आने वाले वक्त में होंगे, उस सिलसिले में अब जो है तैयारियां सभी सियासी जमातों की जानिब से की जा रही हैं। और इस सिलसिले में अब गुलाम नबी आज़ाद भी मैदान में आ गए और आज बाज़ाब्ता तौर पर उनकी पार्टी के नाम के साथ साथ झंडे का भी ऐलान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करेंगे। अच्छा जी, अगस्त का महीना था जी, 26 अगस्त, जब कांग्रेस से अलहदगी का ऐलान गुलाम नबी आज़ाद ने किया और हमारे साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में इस बात का उन्होंने ऐलान किया था कि वो पार्टी बनाने जा रहे हैं जो पैन इंडिया पार्टी होगी जी। लेकिन अब जो इतलात हमारे पास हैं और जो आज़ाद के करीबी ज़राया हमें बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आज बाद सपहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के अंदर होगी, उसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। एक ये कि पार्टी का नाम क्या होगा, पार्टी का झंडा क्या होगा और पार्टी का नस्बुल ऐन किस तरीके से होगा, वो अवाम के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। जहां एक तरफ से वो आज मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें खोलेंगे, वहीं पर ये पूरा प्रोसेस जो है ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ भी टेकअप किया गया है, ताकि किसी न किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी आगे जो है वो बढ़ाया जाए। तो ये एक खबर है। अब सबकी नजरें ये है जी, जनाब आज़ाद की पार्टी का नाम क्या हो सकता है, तरह तरह की चिमेगोइयाँ हैं। तो हम थोड़ा सा आपको इशारा दे ही देते हैं, न तो कॉन्फ्रेंस का उसके साथ कोई ताल्लुक होगा, न कांग्रेस के साथ ताल्लुक होगा, यानी कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगा, कांग्रेस भी नहीं होगा। तो फिर बचा कुचा क्या है जी, या तो डेमोक्रेटिक के नाम से होगा या रिपब्लिक के नाम से होगा। तो इस तरीके के नाम जो है वो चल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, इस तरीके के आगे पीछे के कुछ नाम होंगे जो एक्सेसिबल पैन इंडिया पर भी होंगे, अगर उन्होंने पैन इंडिया भी इसको बाद में लेना होगा। तो एक तो ये है। कौमी पार्टी का परचम 3 कलर्स पर होगा, लेकिन कौमी परचम जो मुल्की सतह पर है उसके साथ उसकी मवासनत नहीं होगी। 3 कलर्स को अडॉप्ट किया गया है और कहा गया कि क्या कांग्रेस के साथ मशावत है, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, पता लगेगा कि कौन से 3 कलर जो है हमने लिया है। यानी 3 कलर फ्लैग होगा। पार्टी रिपब्लिक और डेमोक्रेट के बीच का कोई नाम होगा, कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस वाला नाम नहीं होगा। 200 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो है वो पहले लिस्ट की गई है और रेजोल्यूशन और बायलॉज जो हैं पार्टी के और सिंबल के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने वो चले गए हैं कि सिंबल उन्हें मिले, ताकि उनकी पार्टी जो है वो उस सिंबल पर जो वो चुनाव लड़ सके। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर के ओहदे के लिए भी आज ऐलान किया जाएगा, ताकि पार्टी जो है वो आगे बढ़ सके। अब जब आज जम्मू के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दूसरा पड़ाव जो है वो कश्मीर है और सबकी नजरें ये है कि आज़ाद खुद चुनावी दंगल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये आज आप लिख लीजिए हमारी तरफ से बात कि जो हमें कंफर्म सोर्सेज से खबर है कि आज़ाद असम्बली के इंतखाबी दंगल में नहीं आएंगे, लेकिन ज़रूर किसी न किसी तरीके से उनकी पार्टी जो है वो 90 सीटों पर चुनाव ज़रूर लड़ेंगी और फोकस उनका जो कैंपेन पर रहेगा वो खुद वो अपने हाथ में लेंगे। और यहाँ पर अब पार्टी की बागडोर किसके हाथ में होगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। और जिसके हाथ में वो देंगे, क्या वो जम्मू और कश्मीर को एक्सेप्टेबल होगा, ये भी आज़ाद के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त बनकर उभर कर आ सकता है। देखना होगा कि आज़ाद इस बड़े चैलेंज में किस नाम को और किस फेस को जो है वो सामने रख कर आगे बढ़ेंगे। अब जहाँ तक पैन इंडिया की बात है, तो खबर यह है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में भी मीटिंग होगी और हो सकता है पड़ोसी रियासतों के अंदर भी दस्तक कहीं कहीं पर दे, जहां पर कांग्रेस के साबिक लीडर आज़ाद के साथ जो राब्ते में, हो सकता है वो बाहर आकर कहीं ना कहीं वहां पर उसे बनाया जाए। लेकिन फिलहाल पैन इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा फोकस आज़ाद का जो है वो जम्मू कश्मीर पर मरकूज है। आज पार्टी का ऐलान होगा
झंडे का ऐलान होगा, मंशूर का ऐलान होगा। जहाँ तक मंशूर की बात है, उन्होंने पहले कहा कि रियासत की बहाली 370-35 वाला मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं, नौकरियाँ और ज़मीन की रखवाली उनकी अवलीन तरजीह रहेगी और वही बात बताएंगे जो मुमकिन हो सकती है। अब इसको दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है कि आज़ाद साहब का आज का दौरा, आज़ाद की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी का ऐलान और बैक टू बैक दाखिला वजीर साहब का आना, तो सियासी पंडित इसको बड़े नज़र से देख रहे हैं। बड़ी हलचल जो है वो आने वाले दिनों में होनी है। और भी पार्टियों के अंदर खबर ये भी है कि एक और सीनियर लीडर, एक बड़ी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं। शायद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तरीके की भी इत्तला जो है वो मिल रही है। जी गो। चलिए नाजरीन, तो बढ़ते आगे। जहां हम आज़ाद की बात कर रहे थे वही अब सरहदी ज़िला राजौरी की भी बात करते हैं, क्योंकि राजौरी के अंदर जो बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, वक्फे वक्फे से जारी है, उसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल भी कई इलाकों में पैदा हुई है। सुरनकोट के अंदर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसकी वजह से आवाम कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ ही जब नदी नालों में तुगयानी सूरत हाल पैदा हुई तो जो पानी है वो दुकानों के अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ साथ ही कई मकामात पर रिहायशी मकानों के अंदर वो पानी दाखिल हुआ है। उसके साथ साथ ही लोग कहीं ना कहीं मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। इस सिलसिले में पहले ही इंतजामी की जानिब से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और लोगों से भी अपील की गई है कि जो मकामी नाले हैं वहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर आपने जो तामीराती ढांचे खड़े किए हैं उनको हटाना ज़रूरी करार दिया गया था, क्योंकि उनकी वजह से जो तजावुज़ात हैं, उनकी वजह से जो नदी नाले उनमें जो है रुकावट पैदा होती है और वो जो पानी है जो सड़कों के साथ साथ दुकानों मकानों के अंदर दाखिल होता है, उसकी वजह से एक तो नुकसान हो रहा है। ये जो तस्वीरें हैं जी, एक मकामी छोटा सा नाला है जिसमें कल अचानक से मौसम बिगड़ा तो पानी का बहाव बढ़ा, और पानी का बहाव जब बढ़ा तो ये रिहायशी मकानों में चला गया, दुकानों में चला गया। और यही वो सुरनकोट का इलाका है जहाँ सिर्फ चंद हफ्ते पहले इसी तरीके की सूरत हाल हमने देखी थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास। इस वक्त हमारे साथ आकाश मलिक ज्वाइन किए हुए। आकाश, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। तस्वीरें रात देर गई की है जहाँ पर मकामी नाले में तुगयानी जैसी सूरत हाल आई और फिर आनन फानन में पानी जो है वो सड़कों पर, दुकानों में देखा और रिहायशी मकानों के अंदर भी देखा। इससे पहले हमने देखा था कि इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो गैर कानूनी तमीरात है जी, इनको हटाया जाएगा और ऑर्डर इंप्लीमेंट भी कराया जाएगा। तो क्या कुछ आज के दिन की सूरत हाल है और क्या नुकसान का कोई तखमीना लग चुका है? अच्छी बात यह है कि कल रात देर गए तक ये जो तेज बारिशें हुई हैं और जिस तरीके का बहाव पानी का था, इसमें किसी के मारे जाने की अभी तक हमारे पास कोई खबर नहीं है। जी गौर, जहाँ तक बात की जाए फ्लड की, कल जो है देर रात बारिश का मौसम था और काफी बारिश हुई और जिसमें यह है किसी के मारे जाने की खबर तो नहीं है, ना ही कोई जानी नुकसान है। लेकिन जो पानी है, पानी का बहाव बहुत तेज हुआ। उसके बाद जो है लोगों के घरों में और लोगों के घरों के साथ साथ दुकानों में भी पानी गया। और उसके बाद हमारा एसडीएस हॉस्पिटल सुरनकोट, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट है, उसके अंदर भी पानी गया। और जी गौर, तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है? क्या पानी का बहाव कम हुआ है? सफाई का अमल शुरू हुआ अस्पताल और आसपास के इलाके के अंदर? जी गौर, पानी का बहाव शाम को ही कम हो चुका था। जब उसके बाद हमारी एसडीएम सुरनकोट से बात हुई, उन्होंने कहा है कि तहसीलदार सुरनकोट को कह दिया गया है, ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है, तमाम लोगों को जो है 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा और 7 दिन के बाद जो है जितनी भी इंक्रोचमेंट है उसको तोड़ा जाएगा। तो वो कब से कब तक का डेट था? एक इससे पहले 25/8/2022 को एक डिप्टी कमिश्नर पुंछ का ऑर्डर हुआ था जिसमें उन्होंने बीडीओ ऑफिस के सामने एक नाला है उसको तोड़ने के लिए कहा था। 15 दिन का टाइम दिया गया था, जिसमें सब डिवीजन मजिस्ट्रेट सुरनकोट, तहसीलदार सुरनकोट, एसडीपीओ सुरनकोट, ईओ म्युनिसिपलिटी और नायब तहसीलदार सुरनकोट की एक टीम कंस्टिट्यूट की गई थी। लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल दोबारा जब हमारी एसडीएम सुरनकोट से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हाँ, मैंने तहसीलदार सुरनकोट को एक ऑर्डर दे दिया गया है। 7 दिन के लिए 7 दिन के जो है नोटिस दिया जाएगा तमाम लोगों को जहां पे इलीगल इंक्रोचमेंट की है। 7 दिन के अंदर अंदर इस इंक्रोचमेंट को तोड़ा जाएगा। आकाश, जरा ये भी बताएगा आज किस तरह का मौसम है इलाके में और क्या कुछ सूरत हाल है? सुरनकोट जिस तरह से ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, तो आज किस तरह की सूरत हाल है इलाके के अंदर? सर, अभी जो है मौसम, आज थोड़ी धूप लगी है, मौसम साफ है और म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट के जितने भी सफाई कर्मचारी है सुबह 5:30 से लग चुके हैं और जहां जहां पे जो है गंदगी थी उस चीज को सफाई की जा रही है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश मलिक सुरनकोट से तफसीलात फराम कर रहे थे। जहां सुरनकोट के अंदर बारिश के बाद ही जो तुगयानी सूरत हाल पैदा हुई है नदी नालों के अंदर, उसके साथ साथ ही जो पानी है वो दुकानों मकानों के अंदर दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन आज जो अच्छी खबर है कि मौसम वहां पर ठीक है, सुबह सुबह धूप निकली है और इस सिलसिले में म्युनिसिपल हुकाम की जानिब से सुबह से ही जो वो काम में लगे हुए हैं और जहां पर भी कूड़ा करकट या गंदगी के ढेर जमा है उसकी साफ सफाई की जा रही है। चलिए जनाब, अब बढ़ते हैं जी आगे। जब जम्मू की खबर चल रही है तो आपको जरा एक और अहम खबर से भी बाखबर करें, क्योंकि आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं और नवरात्रों की पहले दिन ही आज जम्मू के मुख्तलिफ मंदिरों के अंदर जहां श्रद्धालुओं के बड़े बड़े जत्थे दिखे, लंबी लंबी लाइनें दिखी और तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद, यानी कोविड के 2 साल के वक्फे के बाद बड़े पैमाने पर मंदिरों को जहां सजाया गया है, वहीं पर सभी इंतजामात को मुकम्मल किया गया है नवरात्रा फेस्टिवल्स को लेकर जो कटरा के अंदर मुनक्किद होने जा रहे हैं। यानी कटरा जहां पर सबसे ज्यादा रश रहता है जी, वहां पर सबसे बेहतर इंतजामात का दावा पेश किया गया है इंतजामिया की तरफ से और कहा गया है कि सभी इंतजामात को जो है वो मुकम्मल किया गया है। पिछले 2 साल के दौरान फेस्टिवल को जो है वो लिमिटेड कर दिया गया था, बहुत महदूद कर दिया गया था, छोटे पैमाने पर किया गया था, क्योंकि कोरोना की लगातार जो थी कोरोना की वजह से इस तरीके के इंतजामात किए गए थे। लेकिन इस साल नवरात्रा फेस्टिवल कमेटी साल 2022 ने ये फैसला लिया है कि सेलिब्रेशन जो हैं वो होंगे, वो मेगा इवेंट्स होंगे और कटरा के साथ साथ जम्मू के अंदर भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 26 सितंबर यानी आज से ये सिलसिला जारी रहेगा 4 अक्टूबर तक, यानी 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्रा फेस्टिवल को मनाया जाएगा और इस सिलसिले में इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल तौर पर जो है वो इंतजामात किए हुए हैं। और डिटेल जो सामने रखी जा रही है उसके मुताबिक इन नवरात्रा के अय्याम के दौरान सूबाई इंतजामिया ने जो है इनॉग्रल फंक्शन जो होगा वो योगा आश्रम ग्राउंड कटरा के अंदर होगा, जिसका आज आगाज हो गया है। उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगी जी, शोज होंगे और माता की कहानियां होंगी। ये वो मकाम है जहां पर सबसे ज़्यादा रश जो है वो रहता है और यहां पर ही सबसे ज़्यादा प्रोग्राम कटरा के अंदर करने की बात जो है वो कही जा रही है। इसके साथ साथ ऑल इंडिया पूरे मुल्क से जो भक्ति गीत है, यानी पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके के भक्ति गीत गाए गए और कंपटीशंस हुए हैं उसमें जो अच्छे सिंगर्स के गाने हैं वो भी चलाए जाएंगे जी कटरा रेडियो पर सुबह 9 बजे और शाम 7 बजे, यानी 2 टाइम का समय जो है वो दे दिया गया है कटरा का जो रेडियो स्टेशन है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा रश जो है वो रहेगा। या जब ये पूरा फंक्शन चलेगा तो इस दौरान लेज़र शोज़ का भी एहतमाम किया गया है। माता की कहानी लेज़र शो से भी बताई जाएगी, योगा आश्रम को भी सजाया गया है और साथ साथ जो पार्किंग और दीगर अरेंजमेंट्स है सूबाई इंतजामिया ने यह मुकम्मल करने की बात कही है। रामलीला शोज़ रोज़ होंगे और इस सिलसिले में हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा के अंदर सुबह 6 बजे से 8 बजे के दरमियान या शाम 6 बजे से 8 बजे के दरमियान 27 सितंबर 2022 को 4 अक्टूबर तक ये रामलीला कहानी जो है वो चलेगी। कल्चरल प्रोग्राम्स भी मुख्तलिफ जगहों पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और ये सूबाई सतह की कमेटी ने ऐलान कर दिया और ये साफ कर दिया कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू है, जम्मू टूरिज्म डिपार्टमेंट, सूबाई इंतजामिया, कटरा की इंतजामिया, श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड जो है, ये सारे मिलकर ये अरेंजमेंट्स कर रहे हैं ताकि जितने भी लोग पूरे मुल्क से इन 10 दिनों के दौरान, नवरात्रों के दौरान जम्मू आए, उन्हें अच्छे तरीके से वेलकम भी किया जाए और उनकी मजहबी आज़ादी को भी यकीनी बनाया जाए। और जिस तरीके से वो लगातार माजी में आते थे और 2 साल में वक्फे के बाद वो नहीं आ पाए कोविड की वजह से, इस बार जब वो आए तो एक अच्छी याद लेकर वो वापस जाए ताकि मुस्तकबिल में भी ये यात्रा का सिलसिला जो है वो जारी रहे। तो ये पिलग्रिम टूरिज्म के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सयाहत के शोबे को जब आप देखेंगे और मजहबी सयाहत को इसके साथ जोड़कर देखेंगे तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आज से बाज़ाब्ता तौर पर नवरात्रे शुरू हो गए हैं। कटरा के अंदर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जम्मू के मुख्तलिफ मंदिरों के अंदर प्रोग्राम्स किए गए हैं। नवरात्रा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है उन्होंने एक डिटेल चार्ट जो है वो सबके सामने रख दिया कि किस तरीके के प्रोग्राम्स वहाँ पर कराए जाएंगे। जी गौर।
जी हाँ नाज़रीन, जहाँ नवरात्रा की बात हो रही है, एलजी की जानिब से भी आवाम को मुबारकबाद पेश की गई है। जम्मू कश्मीर की आवाम को ख़ास तौर पर आज के जो त्यौहार आज से शुरू हो रहे हैं, इस सिलसिले में एलजी की जानिब से आवाम को भी मुबारकबाद पेश की गई है। बढ़ते आगे बात ज़रा अब बांडीपुरा भी करते हैं, क्योंकि बांडीपुरा पुलिस की जानिब से कल एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहाँ एक रिहायशी मकान को मुकफ्फिल किया गया है। पुलिस की जानिब से मिलिटेंटों को पनाह देने के इल्ज़ाम में एक पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। वतरीना बांडीपुरा का इलाका है, जहां पर पुलिस की जानिब से एक रिहायशी मकान को सरबेमोहर कर दिया गया है। यूएपीए कानून के तहत ये कार्रवाई की गई है कि केस दर्ज करके उसके बाद ही इस कानून के तहत इस रिहायशी मकान को सरबेमोहर किया गया है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने उस रिहायशी मकान को बतौर हाइड आउट इस्तेमाल किया गया और जिन मिलिटेंटों को पनाह दी गई है उस मकान को भी सील कर दिया गया है। और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से आवाम से एक बार फिर अपील की गई है कि अगर कोई भी मिलिटेंटों को पनाह देगा और पनाह देने के इल्ज़ाम में कोई भी ऐसा मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर किसी को जबरन किसी से इस हवाले से मकान के हवाले से कहा जाए कि उन्हें जगह दी जाए, उन्हें रिहायशी वहाँ पर बतौर वो हाइड आउट इस्तेमाल करे, तो इस सिलसिले में पुलिस को इत्तला दे। और पुलिस को इत्तला करने के बाद ही अगर कोई इत्तला देने में नाकाम रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस की जानिब से कल इस हवाले से कहा गया है, बाज़ाब्ता तौर पर जब ये बयान उनकी जानिब से सामने आया है। ये वतरीना बशीर अहमद मीर नामी शख्स की इस मकान को सरबेमोहर कर दिया गया है, जो वानपुरा का असल में रहने वाला गुरेज का और इस वक्त जो है प्रेजेंट वतरीना इलाके में रह रहा था, जहां पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। उनका मानना है कि उन्होंने मिलिटेंटों को जगह दी है और वो मिलिटेंट जो मुख्तलिफ हमलों में मुलविस थे उनको अगरचे उनकी हलाकत भी हुई है, लेकिन वो मुख्तलिफ हमलों में मुलविस थे। ये पुलिस की जानिब से अपने बयान में कहा गया है। उन्होंने फोर्सेस के साथ साथ कई सिविलियनों पर भी हमला किया और इस सिलसिले में अब जब पुलिस तक ये खबर पहुंची है तो पुलिस ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अब कार्रवाई की है। तो चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे बात ज़रा करेंगे हम कुछ कौमी खबरों की भी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इस वक्त कांग्रेस राजस्थान के अंदर जो है इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां पर नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए बुलाई गई लेजिस्लेचर जो पार्टी मीटिंग थी उससे कबल ही हंगामा बर्पा हुआ और इस मीटिंग को मनसूख कर दिया गया है, क्योंकि जो गहलोत के हामी हैं तकरीबन 82 अरकान, उन्होंने अपना तहरीरी इस्तीफ़ा भी स्पीकर को सौंप दिया है। क्योंकि जो माना जाता है कि जब अशोक गहलोत जो पार्टी प्रेसिडेंट है, कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट, उनके लिए उम्मीदवार नामजद किए गए हैं, उन्होंने बतौर पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर जो अगले माह होने वाले इंतखाबात है कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट पार्टी के हवाले से, उसके साथ साथ ही राजेश पायलट को वहाँ पर वज़ीर आला के तौर पर जो बताया जाता है कि उससे जो है सचिन पायलट, माफ़ कीजिएगा, सचिन पायलट को वहाँ पर बतौर वज़ीर आला राजस्थान का, लेकिन उसके साथ साथ ही जो अशोक गहलोत के जो हामी हैं उनकी जानिब से अब तहरीरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा उन्होंने स्पीकर को सौंप दिया है। अब माना जाता है कि अब राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के अंदर इस वक्त हंगामा जारी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा राजस्थान के अंदर, राजस्थान की सियासत ये सारी चीजें जो कब हो रही हैं, जब कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, यानी कांग्रेस कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो, लेकिन राजस्थान आते आते कांग्रेस जो है वो खुद फूट का शिकार है, नंबर 1। और नंबर 2, जब राजस्थान की बात हम करते हैं तो अशोक गहलोत साहब एक मजबूत चेहरे के तौर पर वहाँ पर उभर कर सामने आ रहे हैं और उनके सामने एक नौजवान चेहरा है जिस पर कांग्रेस बाजी खेलना तो चाहती है, लेकिन गहलोत अपने हाथ से तख्ता जाने नहीं दे रहा। यानी एक तरफ से वो सदर भी कांग्रेस के रहना चाहते हैं और राहुल गांधी की छत्रछाया में भी रहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से राजस्थान की हुकूमत भी उनके कब्जे से न जाए उस हवाले से भी जो है वो कोशिश की जा रही है। ताहम देखना होगा कि आज का दिन क्या कुछ करेगा, क्योंकि कल
जो ऑब्जर्वर्स पार्टी की तरफ से वहां भेजे गए थे, एमएलएज ने बिल्कुल उनसे मुलाकात नहीं की और वहां के जो मकामी मिनिस्टर हैं, एक सीनियर मिनिस्टर, उनकी रिहाइशगाह पर रात 9 बजे मीटिंग हुई, 10 बजे तक वो चली। उसके बाद वो अशोक गहलोत से मिलना चाहते थे, नहीं हो पाया। और जो ऑब्जर्वर्स यहाँ से गए थे पार्टी के लिए नए सीएलपी लीडर को चुनने के लिए, वो नामुराद ही वापस लौटे हैं और आज वो दिल्ली में अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे, जिसके बाद पार्टी हाईकमान अब फैसला करेगी कि राजस्थान के अंदर अगर नए सिरे से तब्दीली लानी है तो कहां से किसको रखा जा सकता है। और यही उछल कूद के बीच बीजेपी ने पलटवार किया है कांग्रेस पर और कांग्रेस पर यह कहा कि भारत जोड़ो बाद में कांग्रेस को जोड़ने की तैयारी करें, क्योंकि पल पल कांग्रेस टूट रही है और कांग्रेस बिखर रही है। कांग्रेस के बाद अब जरा इलेक्शन कमीशन की भी बात आपको बताते चलें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात बताना आपके लिए इंतहाई इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मशरूम ग्रोथ ऑफ पार्टीज़ हैं और वो पार्टीज़ पर जहाँ शिकंजा भी कसा गया गुज़श्ता दिनों, कई पार्टियाँ डिरजिस्टर हुई, कई पार्टियों को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वो उस बुनियादी असूल पर काम नहीं करते थे जिससे जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो। और पार्टी के अंदर अब जमहूरी निज़ाम को बहाल करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो कोशिशें कर रहा है। इलेक्शन कमीशन इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, यानी जमहूरी अमल पार्टियों के अंदर हो, यानी सदर का इंतखाब हो, नायब सदर का इंतखाब हो, सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स का इंतखाब हो, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है। और यही वजह है कि बहुत सारी पार्टियां जो है वो डीरजिस्टर कर दी गई हैं क्योंकि वो उस कानून को अपनाने में और इम्प्लीमेंट करने में अपनी पार्टियों में नाकाम रहे हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन का ये मानना है कि जब ये रिकॉग्नाइजेशन या रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आता है तो एक ज़ाब्ता रखा जाता है पार्टी के सामने कि उन्हें कैसे चलानी है, और अगर वो उसमें नाकाम हुए तो इलेक्शन कमीशन वक्तन फवक्तन कार्रवाई करता है। और यही वजह है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान जो कार्रवाई की गई, 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टियों को डिरजिस्टर किया गया, उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी उसको ख़त्म कर दिया गया और उनको ख़त्म करके ऑफ द ईयर कर दिया गया, यानी वो चुनाव अब उन सिंबल्स पर नहीं लड़ सकते, उस नाम पर जो है वो नहीं लड़ सकते, वो इंडिविजुअली लड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर निज़ाम ही चुनाव का नहीं था। तो पार्टीज के अंदर इनर डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के लिए अब कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद इदारा है वो भी कमर बस्ता हो गया है और साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में मजीद चाबुक जो है वो पार्टियों पर चलेगा अगर वो जमहूरियत की जड़ों और जमहूरियत को बहाल करने में पार्टियों के अंदर कामयाब नहीं हुए। जब ये खबर सामने आई तो मुख्तलिफ लीडरों ने इस पर सवाल भी उठाया है और टीएन सेशन को सबने याद किया है। कहा गया कि अगर मजबूत तरीन इलेक्शन कमीशन कोई देखा तो वो टीएन सेशन था, जिसने सरकार की आंखों में आंखें डालकर कई चीजें ऐसी की जो कमीशन के दायरे इख्तियार में थी, सरकार नहीं करना चाहती थी। बहरहाल इसके बाद जरा अब फटाफट से एक और खबर आपके सामने रखेंगे और उसके बाद छोटा सा ब्रेक होगा जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो 2 खबरें कश्मीर से आपको बताएंगे ज़रूर और फिर फ़ोन कॉल्स का सिलसिला भी हमारा शुरू होगा। बात चीन की करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ चल रहा है। जिनपिंग को लेकर के उसको नज़रबंद रख दिया गया जी, शायद वो सीपीएल के लीडर भी नहीं रहे। लेकिन आज जो सरकारी टेलीविज़न चैनल पर बात सामने आई है, उस चीन के सरकारी टेलीविज़न चैनल पर क्या कुछ कहा गया है वो कुछ इस तरीके से है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2296 डेलीगेट्स को चुन लिया है 5 साल के लिए, और जब ये चुना है तो अब पॉलिटिकल मीटिंग स्टार्ट होनी है जी 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर से बाज़ाब्ता तौर पर पॉलिटिकल मीटिंग शुरू होंगी। उससे पहले जो डेलीगेट्स इस सेशन का हिस्सा बनेंगे 2296 उनको चुन लिया गया है। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आइंदा 5 साल के लिए पार्टी के लिए हिकमत अमली क्या कुछ रहेगी, सदारती इंतखाबात के लिए क्या जिनपिंग को कंटिन्यू करवाया जाएगा नहीं करवाया जाएगा, इस हवाले से हतमी फैसला जो वो लिया जाएगा। ताहम सरकारी टेलीविज़न और सरकारी ज़राए के मुताबिक जिनपिंग इस बार भी लाइफ लॉन्ग सदर के लिए आ सकते हैं, क्योंकि उनकी जिस तरीके से कोविड को लेकर खिदमात रही हैं और दीगर मामला को लेकर चीन के अंदर काम रहा है वो काबिल तारीफ है। एज पर द रिपोर्ट्स
जो छपकर आई हैं जी CCTV इनके पर, उनका मानना है कि प्रेसिडेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जनाब इसको टेन्योर बढ़ाया जाए, लाइफ टाइम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा क्योंकि इजलास जो है वो 16 अक्टूबर को शुरू होगा, जिसके बाद बैक टू बैक मिलिट्री से लेकर करंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी से लेकर दीगर मामलात पर नजर जो है वो रखी जाएगी ताकि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सके। ये तो सरकारी तौर पर कहा जा रहा है। मुबस्सिरीन का मानना है कि चीन के लिए आने वाले दिन इंतहाई सख्त भी हो सकते हैं क्योंकि जिस तरीके के हालात वहां बन रहे हैं, इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, इन्वेस्टर्स वहां से बाहर आ रहे हैं, वो एक लम्हे फिक्रिया हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ से फौजी मुबस्सिरीन का मानना है कि जिनपिंग अगर दोबारा वहां बनते तो सूरत हाल कुछ और एग्रेशन में आ सकती है क्योंकि उनके हौसले और बुलंद हो सकते हैं। भारत के साथ जो मामले उनके हैं, ताइवान के साथ जो मामले हैं वो मजीद खराब जो है वो हो सकते हैं, इसलिए खदशा उन्हें है कि अगर जिनपिंग दोबारा बने तो सूरत हाल क्या कुछ हो सकती है। इधर अमरीकी ज़राया और थिंक टैंक्स का मानना है कि वो इस पूरे मामले पर गहरी नज़र रख रहे हैं और देखना चाहते हैं कि चीन इस बार क्या कुछ करेगा क्योंकि उनकी ये पॉलिसी जो होगी ये 5 साल के लिए नहीं बल्कि आइंदा 25 साल के लिए होगी और अमेरिका इस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं क्योंकि बरसगीर के अंदर चीन एक ऐसा पार्टनर उभर कर सामने आ रहा है, एक ऐसा देश उभर कर सामने आ रहा है जो अमेरिका की आंखों के सामने है और अमेरिका को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहा है, ताहम हर बार वो नाकाम भी हुआ है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको ईरान से भी बाखबर करेंगे और आपको बताएंगे कि अलहदगी पसंद लीडर की बेटी ने खत लिखा है वजीर आजम को। ये किसने खत लिखा है, उस खत का मतन क्या है, बताएंगे आपको तफसील के साथ। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो डिटेल्स कंटिन्यू करेंगे।